प्यार परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार हम वेलकम करते हैं हमारी आज की बीपीएससी, केवीएस, सीटेट और उसी तरह से बाकी कक्षा में जहां पर हम पढ़ने वाले यूपीटेट, डीटीपीएसबी और बाकी अन्य भारत में होने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण एक ऐसी सीरीज जहां पर हम विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन ना बल्कि आपकी इन टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि इसके अलावा भी जो भी आप सेंट्रल की एग्जामिनेशन दे हो, चाहे वो एसएससी रहे, चाहे वो आरआरबी रहे और चाहे आप यूपीएससी क्यों ना दे रहे हो, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन विद उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के आज की सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आपके होमवर्क के ऊपर जो मैंने आपको कल दिया था। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे जी। चलिए बताएंगे सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है जी। तो चलिए सभी लोग आ जाएंगे इस सेशन में और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट का है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, माने कि हमें वोल्टेज दिया गया है। वोल्टेज कितना है जी? 1 वोल्ट है। और उसी तरह से कितना आवेश घूम रहा है? वो घूम रहा है आपका 1 कूलम, माने कि चार्ज जो दिया है वो आपको 1 कूलम दिया गया है। और आपको पूछा गया है कि अगर इतना आवेश इतने वोल्टेज के बीच में घूम रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो कितना रहेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है जी। तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है? किसी भी चार्ज को, किसी भी आवेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक अगर आपको लेके जाना है तो उस तहत हमारी सेल ने, हमारी बैटरी ने जो किया गया कार्य होता है उसे ही हम वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। और ये से निकाल जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। तो हमें क्या निकालना है? हमें वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर आ जाएगा वोल्टेज गुना में आपका चार्ज, माने कि आवेश। वोल्टेज दिया है आपको 1 कूलम और चार्ज वोल्टेज 1 वोल्ट और कूलम दिया है आप चार्ज दिया आपको 1 कूलम का। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। और उसी तरह से मैं अगर आपको एक बात पूछूं, उसी तरह से मैं अगर आपको बात पूछूं कि करंट को किस तरह से लिखा जाता है, व्हाट इज करंट, माने कि विद्युत प्रवाह क्या होता है, विद्युत प्रवाह क्या होता है, उसे किस तरह से लिखा जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। देखिए ये बेसिक फार्मूला हमारे वोल्टेज का, विभव का। और उसी तरह से करंट को किस तरह से लिखा जाता है जी? वो लिखा जाता है करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, देखिए अक्सर जो है हमें यूनिट में अक्सर फंसाया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, यूनिट में अक्सर फंसाया जाता है वोल्टेज बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, बराबर है वर्क की इकाई होती है आपकी जूल। और चार्ज को किस में गिना जाता है जी? ये गिना जाता है आपके कुलम में, माने कि जूल पर कुलम मतलब ही आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? जूल पर कुलम मतलब ही आपका वोल्ट है। उसी तरह से अगर मैं करंट की बात करता हूं, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, बराबर है। तो ऑब्वियस है करंट की इकाई लिखते हैं हम एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर। और 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है जी? 1 कूलम पर 1 सेकंड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक वाले फार्मूले जो अक्सर हमें याद नहीं आते, पर इसके इन फार्मूले से हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे इलेक्ट्रिक सेशन के हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन जो है मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, अगर आपको याद आ रहा है। चलो इनकी भी इकाई सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैंने आपको रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा था और उसी तरह से आपको कंडक्टिविटी के बारे में भी पूछा था। चलिए इनके भी आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। ये रो जो है भाई साहब यही आपका रेजिस्टिविटी माने कि प्रतिरोधकता होता है। मैं रो का अगर फार्मूला लिखूंगा तो वो आर ए डिवाइड बाय एल हो जाएगा, माने कि इसकी इकाई क्या है जी की बताओ?
ओहम मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ओहम मीटर। और वही कंडक्टिविटी की अगर बात करता हो तो C बराबर जो है 1 डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी होती है, बराबर है। तो ऑब्वियसली इसे जब आप फाइंड करोगे तो ये जो आपकी रेजिस्टिविटी है एग्जैक्टली उसका है इनवर्स ओहम मीटर, यही आपकी इकाई होगी आपकी कंडक्टिविटी। और इसे कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है, एक तो आप मोह मीटर लिखो या इसे हम सीमेन मीटर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? इस तरह से, ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आप सभी के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, इसका उत्तर कौन कौन कर पाता है। देखिए क्या बोला गया है, यदि विभवांतर को स्थिर रखा गया है, माने कि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, हुए सर्किट में प्रतिरोध को 2 गुना कर दिए भाई साहब, यानी कि रेजिस्टेंस हमने 2 गुना कर दिए, तो उसके धारा के ऊपर क्या असर होगा? चलिए इसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ओहम्स लॉ। क्या इस्तेमाल करेंगे? ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, बराबर है। तो ओहम्स लॉ का इस्तेमाल मतलब ओहम्स लॉ सभी को पता है जी, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओहम्स लॉ है, बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे I1 की मात्रा मान लीजिए जितना है उतना ही है, बराबर है, R1 भी उतना है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे I2 हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। कब निकालना है जी? जब R2 कितना हो गया है? R2 आपका 2 गुना हो गया है। R2 कितना हो गया है? R2 बराबर 2 टाइम्स R1 हो गया है, बराबर है। अब यहाँ पे इसे अगर डाल दूंगा तो 2 टाइम्स R1 हो जाएगा, R1 R1 कैंसल हो जाएगा, हमें I2 चाहिए। तो I2 बराबर क्या आ गया बताओ? I2 बराबर आ जाएगा I1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, माने कि ये कैसे हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आधा हो जाएगा, माने कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूस टू द हाफ। और यहां पे सबका मोए मोए हो गया है, सभी लोगों ने ए आंसर किया। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जब विभवांतर हमारा समान होता है, मान कि ये अगर कांस्टेंट रहा, तो ऑब्वियस है करंट और रेजिस्टेंस जो होता है वो दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में रहते हैं। कैसे रहते हैं? व्युत्क्रमानुपात में रहते हैं। इसी का मतलब यह है कि अगर आपकी करंट की वैल्यू बढ़ती है, अगर आपकी करंट की वैल्यू बढ़ती है तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर है जी? दोनों भी एक दूसरे के, अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, तो वहां पे करंट भी बढ़ जाएगा। चलो तो इसी बात के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगर मुझे करंट की वैल्यू 2 गुना करनी है, करंट की वैल्यू मुझे 2 गुना करना है, तो मुझे रेजिस्टेंस कितना करना पड़ेगा? चलिए थोड़ा सा सोचेंगे और आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। चलिए जी, यहां पे मुझे करंट 2 गुना करना है, क्योंकि मुझे जरूरत किसकी रहती है? करंट की रहती है। रेजिस्टेंस कोई नहीं चाहता है जी, बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वहीं पे हमें रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आमतौर पर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वहां पे रेजिस्टेंस के वजह से ही हमारी बिल का बिजली जो है भाई साहब, बिजली का बिल जो है भाई साहब वो ज्यादा आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या करोगे जी? इसका आंसर क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस आपको हाफ माने कि आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जी सोनू जी एक बात मुझे बताओ, रेजिस्टेंस अगर आपने 4 गुना कर दिया ना, तो ये जो आपका करंट है ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सीधा आपको क्या करना है, यहां पे जितना भी नंबर दिया है उसे सिर्फ नीचे रख दो। इसे क्या करना है? सिर्फ नीचे रख देना है। फिर से एक बार आप सभी को समझाता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे और आंसर करेंगे फटाफट। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या पूछा जी, मैंने अगर आपको पूछा कि करंट को मुझे 2 गुना करना है, वहां पे अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, बराबर है, तो मैंने आपको पूछा कि रेजिस्टेंस कितना करोगे? ये आपको आधा करना पड़ेगा। मैं अगर आपको पूछूं करंट को मुझे 8 गुना करना है, तो सभी लोग मुझे एक साथ कमेंट में बोलिए रेजिस्टेंस कितना करोगे? चलो अगर करंट मुझे 2 गुना करना है तो रेजिस्टेंस सीधा आधा कर दिया मैंने। अगर मुझे करंट 8 गुना करना है तो रेजिस्टेंस आपको 1/8 करना होगा। कितना करना होगा? 1/8 करना होगा। यही आपका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, माने कि करंट and resistance they are inversely proportional when the voltage is constant। जय वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है तो दोनों भी व्युत्क्रमानुपात में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर,
ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है। चलो इसका आंसर कर देंगे। किस यंत्र का उपयोग सर्किट में धारा मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग सर्किट में धारा मापने के लिए, माने कि करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एमीटर। क्या रहेगा? एमीटर। एमीटर के साथ और कोई यंत्र है जिससे हम करंट को माप सकते हैं? जी बिल्कुल है, उसका नाम है आपका गैल्वानोमीटर। इसका नाम क्या है? गैल्वानोमीटर। तो एक बात मुझे बताइए, ये करंट और गैल्वानोमीटर में दोनों में कुछ अंतर है क्या? जी बिल्कुल अंतर है। ये एमीटर जो होता है, ये इससे हमें बड़ी धारा जो होती है या बड़ा करंट जो होता है उसे मापने के लिए इसमें मदद की जाती है। पर वही अगर बहुत छोटी धारा है, बहुत छोटी धारा है, माने कि वेरी वेरी स्मॉल करंट है, वेरी स्मॉल करंट है, तो उस केस में आप किसका इस्तेमाल करोगे? गैल्वानोमीटर से। और उसी तरह से इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, ये जो आपका एमीटर है, इससे हम करंट की दिशा नहीं ढूंढ सकते हैं। करंट की दिशा, माने कि विद्युत धारा की दिशा हम नहीं ढूंढ सकते। पर वही अगर मैं गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे करंट, अमाउंट ऑफ करंट तो पता चल ही रहा है, और साथ में ये करंट की दिशा क्या रहेगी, इस करंट की दिशा क्या रहेगी, वो ढूंढने भी आप गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है जी? क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं ये वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में, देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, अगर आपने सॉल्व किए, पूछा गया है कि अगर मैं एमीटर को सर्किट को लगाना है और अगर मुझे वोल्ट मीटर को, अगर मुझे वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाना है तो किस प्रकार लगाओगे? किस प्रकार लगाओगे? चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया, किस प्रकार लगाओगे? सुजाता जी बोले कि सर पाक 4 विकेट खोया है सर। अच्छा आज मैच है? किसका मैच है भाई? आपको पढ़ाने के चक्कर में सब शौक पानी भूल गया है आदमी। हमें भी बड़ा क्रिकेट का पसंद है भाई साहब, हम भी बड़े फैन हैं, और हमें पता नहीं आज मैच है, तो गजब हो गया। चलो, एमीटर किस में लगाओगे? ये सर्किट में अक्सर यहां से इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है? इस तरह से लगाया जाता है ये एमीटर। ये प्लस माइनस इस तरह से पकड़ लीजिए, ठीक है? ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इस तरह से आपकी बैटरी रहेगी, और इस तरह से, माने कि कैसे लगाया गया? एमीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है, बराबर है? इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चालू है, देख लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं, फिर बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? वोल्टेज। जल्दी जल्दी आंसर दो ताकि जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए भाई साहब, आप भी देखो और हम भी देखेंगे, ठीक है? चलो इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? वोल्टेज हमेशा कैसे लगाए जाते हैं जी? वोल्टेज हमेशा जिसके अक्रॉस का हमें रेजिस्टेंस गिनना है उसके पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर में, ठीक है? इस तरह से लगाया जाता है वोल्ट मीटर। ये प्लस माइनस इस तरह से, माने कि कैसे लगाया गया है जी? ये पैरेलल में लगाया गया है। कैसे लगाया गया है? पैरेलल में लगा गया, समांतर में लगाया गया है। क्लियर है? अरे थोड़ा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, बाद में पट से आप जो है सीरीज जो है क्लास खत्म होने के बाद मैच भी देख लियो। चलो बताओ इसका आंसर। ये देखो, यही मैंने आपको बताया है, ऐसे और ऐसे लगाया जाता है, ठीक है? चलो, और ये है पुराने समय का गैल्वानोमीटर। ये क्या है? पुराने समय का गैल्वानोमीटर है। चलो आगे बढ़ते। केवीएस पीआरटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं कौन जो है इसका हाँ बता सकते हैं आंसर। चलिए बताइए जी। हम नहीं कर रहे हैं जी, आप ही ने बताया श्रुति जी की मैच चालू है। हम तो पता भी नहीं था कि मैच थी करके। चलो, अरे गैल्वानोमीटर नहीं होता है, गैल्वानोमीटर होता है भाई साहब। गैल्वानो, कहा बानो, किसकी बानो? क्या बात है, आंसर भी निकाल लिए है।
अरे 84 तो बोल रहे हो तो पर बताओ कैसे आया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं जी। हमें क्या दिया है, हमें इनिशियल स्पीड दिया है जी, कितना दिया है हमें यहाँ पे न्यूटन्स के जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है हमें इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर। इतना तो आपको समझ में आ गया है। हमें क्या क्या दिया है वो लिख लिए पर दे। पहले हमें दिया है इनिशियल स्पीड दिया है u इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड दिए है, और उसके बाद इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है उसकी गति एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब आपको दिया है एक्सेलरेशन, और स्पीड यहाँ पे कम हो रहा है, गति क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गति अगर कम हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन माने कि तुरंत कैसे रहता है, माइनस रहता है। ये कितने लोगों को पता था, चलो एक बार हाथ ऊपर करो। ये कितने लोगों को पता था कि जब कभी भी अपना गति या वेग कम होता है तो एक्सेलरेशन माने कि तुरंत ये हमेशा हमें माइनस में लेना है। कैसे लेना है, माइनस में लेना है। और वो हमें कितना दिए है जी, वो दिए आपका 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिए है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर इकाई की भी गड़बड़ी है, यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो इस सेंटीमीटर को हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सब लोग मुझे बताएंगे कि 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है जी। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, ये होता है आपका 0.5 मीटर होता है। और सेकंड स्क्वायर जैसा का वैसा रख दिए। 0.5 का मतलब होता है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन किस में आएगा, ये आएगा आपका माइनस में आएगा। कैसे आएगा, माइनस में। मान कि हमें u दिया है, a दिया है, और हमें क्या पूछे गए हैं, हमें क्या पूछे हैं, और हमें समय भी दिए है भाई साहब। समय दिया है हमें 4 सेकंड का। समय कितना दिए है, समय दिए है हमें 4 सेकंड का। और हमें क्या पूछा गया है जी, हमें पूछा गया कि वो कितना अंतर जो है वो कवर करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, दूसरा नियम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा इस्तेमाल करेंगे, वो है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करेंगे सभी लोग, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। हमें s निकालना है, ठीक है। u कितना दिया है जी, u दिया है हमें 21 दिया है, 21 मीटर। t कितना दिया है, t दिया है हमें 4 सेकंड बराबर 4 सेकंड प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, उसके बाद हाफ जैसा का वैसा रखिए। a कितना दिया, ये -1/2 आ जाएगा, और टी स्क्वायर है, टी दिया है हमें 4 का स्क्वायर दिए है जी। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, बताओ कितना आ रहा है इसका उत्तर, ठीक है। अगर इसे सॉल्व कर रहा हो तो 21 गुना में 4 आ जाएंगे भाई साहब, ये 84 हो गए। उसके बाद ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर है 2 दूना 4, तो यहां से एक 4 कट हो गया, तो ये आ जाएगा 4। मानी कि आंसर आ जाएगा आपका 80 मीटर जी। आंसर क्या आना चाहिए, 80 मीटर आना चाहिए। कितने लोगों का जो है सही उत्तर आया है जी, बताइए। आंसर कितना आया है, 80 मीटर आना चाहिए। आया है कि नहीं आया है, 80 मीटर आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दू, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ के ऊपर जो है आपको एक और न्यूमेरिकल देता हूं, ठीक है। चलो उसे भी सॉल्व करके देखते हैं, पर उसके पहले इस क्वेश्चन का पहले आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देता हूं आपको। चलो बताओ इसका आंसर, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। आपके बताने के बाद सब जी, हमारे बताने के बाद सभी कहा जाता है ना। बस यही होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में मैं बताने के लिए नहीं प्रेजेंट रहूंगा, तो उस टाइम पे आपको जो है एग्जामिनेशन में खुद को ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर कोई गलत नहीं करेंगे, है ना। दुनिया में हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक ना एक बार बस में ट्रैवल जरूर किया है, और सभी ने इस चीज को अनुभव किया है, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, बराबर है। तो कोई इसका गलत नहीं करेगा। अब देखो, फिर से वही गड़बड़ी कर रहे हो सभी लोग। कितना आसान आंसर, चलो इस वीडियो को देख लो भाई साहब, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो इन दोनों को देखना, देखे है कुछ नजर आया है, नजर नहीं आया तो चलो फिर से एक बार देख लो। ये दोनों लड़कियों के देखो भाई साहब, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ कौन सा हादसा हो जाता है, कहाँ गए। हाँ देखिए क्या हादसा हो रहा है, देखो
हैं, देखिए ऐसा होता है, जब ध्यान ना हो ना तो दुर्घटना तो होनी है भाई साहब। फिर से सर फोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ध्यान अगर ना आ रहा है ना तो गड़बड़ी तो होना ही है। तो यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है? न्यूटन का। न्यूटन का जैसे ही भाई साहब देखो, ये बस, ये क्या हो रहा है यहाँ पे थे, देखो थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। ये बस चल रही है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से, कितने हैं, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और उसमें बैठी ये मोहतरमा जो है भाई साहब, दोनों भी ये भी उसी गति से चल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से। पर अचानक से जब हमारे ब्रेक ड्राइवर ने भाई साहब एक सुंदर सी कन्या को देखकर जो है तुरंत ब्रेक मार दिया, ये बस की गति कितनी होगी? वो होगी आपकी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। पर इनकी गति कैसे कम होगी भाई साहब? उनकी गति ना रोक पाने का एक वजह होता है कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर था आपका इनर्शिया था। क्या था? इनर्शिया था। और वो इनर्शिया एकदम से कम नहीं होता। तो जैसे ही बस रुकी, मोहतरमा आगे जाकर सीधा नमन कर कर वापस आ गए भाई साहब। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? इनर्शिया लगा है। और इनर्शिया कौन से नियम में आता है? ये है आपका न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब सबको समझ में आ गए हैं? बस में बेल्ट होता है क्या जी? होता है, पर शायद ये बहुत अच्छा सुझाव है। अगर परिवहन मंत्री जो है हमारे भारत के, वो अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मोहतरमा ने अपना जो सीट टुकड़ा ठकरा के जो है भाई साहब अपना एक्सीडेंट करवा दिए, जिस तरह से किसी भी बस ड्राइवर को भी बेल्ट दिया जाता है, हर पैसेंजर जो बस के अंदर बैठता है उनकी सुरक्षा के लिए उनको भी एक सीट बेल्ट देना चाहिए। कितने लोगों को ऐसे लगता है? कितने लोगों को ऐसे लगता है कि बस में बैठे हुए हर इंसान, हर उस कैंडिडेट को भी भाई साहब सीट बेल्ट देना चाहिए ताकि उनकी जान भी बचे रहे? तो इस तरह से सर टकराकर इंसान ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया है, वो रहेगा आपका पहला नियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे सभी लोग। ठीक है जी, बिल्कुल है। हम देखो देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे परिवहन मंत्री जो है, उनका नाम तो नहीं है मुझे पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। जब वो बात हमारी सुनेंगे तो वही बोलेंगे कि भाई साहब हमने रेलवे के बाथरूम में भी बताया है, डिब्बे दिए थे, है ना, वो डिब्बे उखाड़ उखाड़ कर ले गए। और गलती से बस में भी अगर हमने बेल्ट दे दिए तो भाई साहब कहीं सीट ना उखाड़ के लेके जाए, ये भी तो हो सकता है। क्या करे, हम भारतीयों की मानसिकता ही वैसे कि जहां पे मिल गया भाई साहब सामान फोकट में उठा के ले गए, भाग जाते हैं। और इसी के वजह से परिवहन मंत्री, हाँ जी बिल्कुल, नितिन गडकरी जो है महाराष्ट्र के नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। कई बात मेरी अगर सुन लिए भाई साहब मुझे तड़ी पार ना कर देंगे। चलो बताओ, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए पर एक सही बात है, एक अगर सोचा जाए तो सच में देना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता या ईश्वर ना चाहे किसी बस का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, वहां पे अगर ड्राइवर बच जाता है सीट बेल्ट की वजह से, पर ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे पैसेंजर भी होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जवान होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उन्होंने भी जो, उनको भी जो है वो सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? A force of 10 न्यूटन acts on a body of mass 5 किलोग्राम if the velocity of the, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, हमें बल दिया गया है, फोर्स दिया गया है, वो है आपका 10 न्यूटन का। पहले तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद उसका मास दिया गया है, आपका रहेगा 5 किलोग्राम का। कितना दिया है मास? 5 किलोग्राम का। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम द 4 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, माने कि इनिशियल स्पीड दी गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड की, और फाइनल स्पीड माने कि फाइनल गति जो दी है वो 10 मीटर पर सेकंड की दी गई है, और ये गति जो बदल रही है उसका समय कितना है? वो ले रहा है आपका 3 सेकंड, माने कि टी दिया है आपको 3 सेकंड का। और तो आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया त्वरण के बारे में, माने कि एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए जी, चलिए सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। अरे हाँ ठीक है, उस खबर से बाहर आ जाओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ मजे ले रहे हैं? क्लास के मजे लेना है तो भाई साहब टिकट भी रखना पड़ता है, वो टिकट है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बताओ, हमें क्या निकालना है? हमें त्वरण माने कि एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है,
तो बताएंगे सभी लोग कैसे निकालोगे जी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, देखिए इन तीनों का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें a निकालना है, बराबर है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाय टी आ जाएगा। तो ऑब्वियस है, यहां पर देखिए क्या दिया गया है आपको। हाँ जी बिल्कुल, तो देखो कितना आ रहा है, v कितना दिया है जी आपको, 10 दिया है। u कितना दिया है आपको, 4 दिया है। डिवाइड बाय 3 कर दो, माने कि 6 डिवाइड बाय 3, माने कि कितना 2 आना चाहिए जी। कितना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। इतना आंसर आएगा। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या सीधा फोर्स का फार्मूला लगा दो। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो ए अगर निकालना है तो फोर्स डिवाइड बाय मास कर दो। फोर्स कितना दिया है हमें, 10 न्यूटन का फोर्स दिया है और मास दिया हमें 5। तो कितना आ जाएगा, ये भी आंसर उतना ही आ रहा, 2 ही आ रहा है। माने कि किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नया और एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। मजा आ रहा है कहीं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोल रहे होते हैं तो बताओ, ये न्यूमेरिकल अभी लगा दिए, चलो सॉल्व करो न्यूमेरिकल को, देखते कितनी मजा आ रही है आपको। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, घर्षण रहित सतह के ऊपर रख दिया है। मास आपको दिया गया है, कितना है जी, 2 किलोग्राम का आपको मास दिया गया है। इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया है। फोर्स इज इक्वल टू आपको 10 न्यूटन दिए गए हैं और वो 5 सेकंड तक उन्होंने बल लगाया है। तो बोले हैं कि 5 सेकंड के अंत में ब्लॉक का वेग कितना रहेगा। चलिए जी, देखो क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा एक टाइमलाइन बता देता हूं। मान लीजिए ये ब्लॉक जो है यहां पर था, ठीक है, यहां पर ब्लॉक था, इसको हमने बल लगाए। बल कितने लगाए हैं, हमने लगाए भाई साहब 10 न्यूटन का बल लगाए। और ये जो ब्लॉक हमारे पास है, ये है आपका 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। यहां पे t इज इक्वल टू 0 था, u इज इक्वल टू 0 था। जब हमने बल लगाए तो कंटिन्यूअसली इसको धक्का मारते मारते आगे लेकर आए भाई साहब। मान लीजिए यहां तक लेकर आए, इसका मास कितना है, अभी भी 2 किलोग्राम का है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ गति जो जरूर आई होगी, बराबर है, और उसका समय कितना हो गया, वो हो गया आपका 5 सेकंड तक उसको धक्का मारे। तो पूछा गया है कि जब ब्लॉक यहां से यहां तक आया है तो यहां पे उसका गति कितना है, यही पूछा गया है। क्या बात है, सॉल्व भी कर लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो फार्मूला तो हमें वही इस्तेमाल करना है, v बराबर u प्लस ए टी, बराबर है। हमें v निकालना है, बराबर है, हमें u पता है, हमें t पता है, पर हमें a नहीं पता। हमें तुरंत पता है क्या, नहीं है। तो अब इसे कैसे निकालोगे, ऐसे हमें ये दिया गया है। तो फोर्स बराबर क्या होता है जी, अभी पढ़ रहा है, मास गुना एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय आपका 2, माने कि ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आपका त्वरण कितना आया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। इसमें डाल दो, देखो आपको आंसर आ जाएगा। देखो हमें v निकालना है, u आपका 0 है, बराबर है। आपका a कितना आया है, आया है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितने दिए हैं, टाइम हमें 5 सेकंड के बाद पूछा गया है, तो ये आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, बीपीएससी टीचर जी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो इसे आपको समझ में आ पाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डी ट्रिपल एस बी स्टेनो की एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2017 में, और आप टीचर बनने वाले तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर तो आराम से कर लोगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा गया है अ शिप मेड ऑफ आयरन, ये कोई बड़ा जहाज है जो कि लोहे से बना है। किससे बना है, लोहे से बना है। ये जो है लोहे का बना हुआ जो शिप है भाई साहब, वो पानी के ऊपर तैरता है। पर वही अगर कोई मैं आयरन की बॉल अगर पानी में डाल दूं तो वो डूब जाता है। उसका कारण क्या है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
आर्किमिडिक प्रिंसिपल। क्या है? आर्किमिडिक प्रिंसिपल। इसे बड़े ही एक्सप्लेनेशन से आपको समझा रहा हूं, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिए आर्किमिडिक प्रिंसिपल क्या बोलता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कोई गोला डाल दिया, मान लीजिए ये मैंने गोला डाल दिया जिसका मास है 2 किलोग्राम। कितना है? 2 किलोग्राम। तो आर्किमिडिक्स ये बोलता है कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर मैं इसे पानी में डालूं, किसमें डालूं? पानी में डालूं। और जब पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद ये जो चीज होता है, पानी का वॉल्यूम जो है चेंज करेगा। वॉल्यूम माने कि जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो चेंज करेगा। तो जितना वॉल्यूम चेंज किया है उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स जो है उस चीज के ऊपर एक्ट होता है। और इसीलिए आपने अक्सर महसूस किया होगा, जब कभी भी पानी में उतरोगे ऐसे लगेगा कि भाई साहब आप जो है पंछी बन चुके हो, और एकदम हल्का हल्का महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आर्किमिडिस ने बताया है कि कोई भी चीज जब आप पानी में डालोगे तो उसका जितना वेट रहेगा, इस बॉल का जितना वेट रहेगा उतना ही वेट का पानी का वॉल्यूम जो है आपका बाहर निकलता है। यह है आपका आर्किमिडिक प्रिंसिपल। माने कि अगर मैं इस पानी का वजन करूं तो एग्जैक्टली कितना रहेगा? जितना इस बॉल का रहेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इसने फार्मूलेशन कैसे किया, देखो। आर्किमिडिक प्रिंसिपल के हिसाब से, आर्किमिडिक प्रिंसिपल के हिसाब से कोई चीज जब आप पानी में डाल रहे हो, ठीक है, कोई चीज जब आप पानी में डाल रहे हो तो ऑब्वियस है डालने के बाद पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। पानी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा हुआ स्तर जो है, इसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो इसका वेट जितना रहेगा उतना ही बल जो है इस बॉडी के ऊपर ऊपर की दिशा में लगता है। कैसे लगता है? सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखो कैसे लगता है। ये वेट माने कि वो बल हमें लगाना है जो इस बॉडी के ऊपर ऊपर की दिशा में लग रहा है। ये होता है आपका एम इंटू जी होगा, है ना? एम इंटू जी होगा, ये हम सभी को पता है। अब यहाँ पे मास कैसे निकालेंगे जी? हमें एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी गुना में वॉल्यूम, मान कि घनत्व गुना में आपका आयतन हो जाएगा रो वी जी। यही वो बल है, यही वो बल है जो इस चीज के ऊपर ऊपर की दिशा में ऐड कर रहा है। कैसे लग रहा है? ऊपर की दिशा में लग रहा है। और इसी को क्या बोला जाता है? अपथ्रस्ट फोर्स बोला जाता है, जो किसी भी आप पदार्थ के ऊपर जाने के ऊपर लगता है। क्लियर है? और देखो ये किस किस बातों के ऊपर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है उस पदार्थ का घनत्व कितना है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ये पानी है, ये क्या है? पानी है। इसके ऊपर लोहे का एक बॉल अगर डाल दूंगा तो वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। पर मान लीजिए मेरे पास ऐसा ही एक भगोना है और इस भगोने में जो है मैंने मर्क्यूरी डाल के रखा है। मर्क्यूरी माने कि पारा रखे है। अगर मैंने इसमें यही आयरन का बॉल डाला तो क्या वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग मुझे आंसर करेंगे कि अगर इस आयरन बॉल को मैंने ये, इसमें क्या है? इसमें है पारा, पानी नहीं है जी, पारा है माने कि मर्क्यूरी है। तो ये मर्क्यूरी के अंदर ये आयरन का बॉल डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। ये नहीं डूबेगा, ये नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा जी? क्योंकि ये जो पारा है इसका घनत्व इतना ज्यादा है और इसके ऊपर लगने वाला बल भी उतना ही ज्यादा रहेगा और इसीलिए ये नहीं डूबेगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता, देखो देखो ये देखिए, ये कौन है जी? चलो बताओ, सभी लोग गेस करेंगे ये कौन है? वो नहीं बढ़ता है जी, सबिया अंजुम जी, वो नहीं बढ़ता है। वो क्यों नहीं बढ़ता है मैं आगे क्वेश्चन लूंगा उसका, ठीक है? उसका भी एक रीजन है। चलिए, हाँ, याशवी जी ने सही गेस किया है जी। स्मृति सुमन जी बोले कि कुलदीप सर है। भाई साहब कहाँ से हमें वो लंगोटी पहना के जो है पानी में फेंक दिए हो? हम कहाँ लंगोटी पहनते हैं भाई साहब। ये है बाबा रामदेव जी जो है उनके परम शिष्य है, ठीक है? परम शिष्य है। और रामदेव जी ने जो है उनको पानी के ऊपर किस तरह से सोना चाहिए वो बताया था। पर आपको बात बताना चाहूंगा कि इनकी गलती नहीं है।
क्योंकि ये जो सोने गए ना, ये गए थे आपके मृत सागर में। कहां पे गए थे? मृत सागर में चले गए थे। तो ये मृत सागर में इतना ज्यादा उसका घनत्व होता है, इस मृत सागर में पानी में नमक इतना ज्यादा होता है, और उसकी वजह से लगने वाला इसका घनत्व जो है वो भी इतना ज्यादा होता है कि मनुष्य के ऊपर लगने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, और उसी के वजह से मृत सागर में मनुष्य डूबता नहीं है, बल्कि वो पानी के ऊपर ही तैरते रहेगा। क्लियर है? और उसी तरह से हमारा जहाज का भी वैसा ही है, क्योंकि जहाज जब पानी में उतरेगा तो इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी इसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उतने बड़े बड़े जहाज भी पानी में तैर जाते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपने देखा होगा, अगर आप अंटार्कटिका और पैसिफिक महासागरों में बहुत दक्षिण की तरफ अगर चले जाओगे तो ऑब्वियस है आपको कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े आइसबर्ग जो होते हैं वो पानी में तैरते हुए नजर आएंगे। और ये अक्सर पाया गया है कि जितना ऊपर आइसबर्ग होता है ना, उससे भी लगभग 10 गुना बड़ा जो है वो नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइस होता है ये वाला, ठीक है, उसका डेंसिटी होता है कम, और उसका आकार इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसे झेलने के लिए भाई साहब वो ज्यादा से ज्यादा डूब जाता है, और उसी की वजह से ज्यादा अंदर होता है और ऊपर बहुत कम नजर देता है। ठीक है, और इसी एक कारण की वजह से, बहुत बढ़िया सूर्या जी, इसी एक कारण की वजह से टाइटैनिक जहाज जो है भाई साहब वो डूब गया था, क्योंकि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि वो पहाड़ छोटा है या बड़ा है, और नीचे में बहुत बड़ा पहाड़ था, उसे टकरा कर भाई साहब उतना बड़ा जहाज टाइटैनिक, जो अब हिस्ट्री इतिहास में दर्ज हो चुका है, वो इसी कारण डूबा था। ओके, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एनवीएस टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर डबल्ड, क्या बात है, अगर उन्होंने बोला है कि ये हमारा सूरज नानू है, चाचू तो नहीं रहा अभी, है ना, और ये मान लीजिए हमारी धरती है, ठीक है, इन दोनों का बीच का अंतर, चलिए इसे हम क्या बोलते हैं जी? इनको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अगर इसको मैंने डबल कर दिया, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो ऑब्वियस उन्होंने बोला है कि उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है, फार्मूला पता है क्या? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वेयर होता है। सभी चीजें कांस्टेंट है, तो अब ऑब्वियस है मैं क्या बोलूंगा कि फोर्स और ये जो आपका डिस्टेंस है विद क्रमानुपात में है, बराबर है। डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2 गुना हो रहा है तो उसका स्क्वेयर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, मान कि 1/4 हो जाएगा। क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर हमें लेना है, तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो बल कितना हो गया? 1/4 माने कि 1/4 हो गया है। कितना हो गया? 1/4 हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण लगभग कितना होता है? हमें इतना पता है कि जो भी हो भाई साहब, ठीक है, माने कि गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के ऊपर ये होता है भाई साहब 1/6 टाइम्स होता है गुरुत्वीय त्वरण हमारी धरती के ऊपर, बराबर है। तो ऑब्वियस है जी कितना होता है? वो लगभग 9.8 लेते हैं, डिवाइड बाय 6 कर दो। इसे डिवाइड अगर करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 1.6 के आसपास आएगी, माने कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी को पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जो है इसका उत्तर कर पाते हैं। मान लीजिए ये हमारी धरती है, मान लीजिए क्या ये हमारी धरती है, ऐसे ही दिखाई देती है, और ये मान लीजिए हमारे चंदू मामा है, मान कि चंद्रमा है। तो ऑब्वियस है अगर मैं आपको पूछूं कोई इंसान या कोई पदार्थ, मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, और इसका जो मास है हमारे धरती के ऊपर मान लीजिए 1 टन है, एक नहीं सॉरी भाई साहब 600 किलोग्राम है। कितना है? 600 किलोग्राम है। इसको मैंने लात मार दिया, तो एक बात मुझे बताओ, इसको कितनी गति मुझे देनी पड़ेगी ताकि वो धरती छोड़कर भाई साहब चांद के ऊपर गिर जाए?
चांद के ऊपर गिरेगा नहीं गिरेगा वो बात का सवाल है, पर एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, इसको कितनी गति प्रदान करनी पड़ेगी ताकि वो धरती छोड़कर चला जाए? वो रहेगी आपकी 11.2। कितनी रहेगी जी? वो रहेगी आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी गति से उसको धक्का मारना पड़ेगा, इसने गति से उसे घुमाना पड़ेगा ताकि वो धरती छोड़कर चला जाए। मान लीजिए वो धरती से निकल गया और गलती से जो है भाई साहब आकर जो है हमारे चंद्रमा पे ऊपर गिर गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 600 किलोग्राम का 600 किलोग्राम का ये जो मास द्रव्यमान हमारी धरती के ऊपर था वो अब यहां पर आ गया है, तो इसका द्रव्यमान कितना रहेगा? चलिए सभी लोग आंसर कर पाएगा, चलिए सभी लोग आंसर कर पाएंगे इसका, देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर करते हैं जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया जी, अंजुम जी खतरनाक, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे जी। अजी किलोग्राम है जी, किलोग्राम है, किलोमीटर ना लिखे। बहुत बढ़िया। देखिए हमने अभी जो है गुरुत्वीय त्वरण को बदला था, जी को बदला था, जी जो है ये बदलता है, पर जो मास होता है, जो द्रव्यमान है, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, ये आपको ध्यान में रखना, ये नहीं बदलेगा। माने कि ये अगर 600 ग्राम का है तो यहां ये भी कितना रहेगा? 600 ग्राम का ही रहेगा। कितना रहेगा? 600 ग्राम का ही रहेगा। माने कि देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द बॉडी। ओके, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर लेकर जाए, यदि किसी वस्तु को मैं केंद्र के पर लेकर जाऊं तो उसका भार कितना हो जाएगा, माने कि वेट कितना हो जाएगा? चलेंगे सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? भार कितना रहना चाहिए, वेट कितना रहेगा? W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी होता है, बराबर है। वेट बराबर होता है M इंटू जी होता है, और हम सभी को पता है ये जी हमारे पृथ्वी के केंद्र के ऊपर कितना होता है जी? ये होता है शून्य होता है, जीरो होता है। तो ऑब्वियस है कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मैंने भार की जगह पर, भार की जगह पे अगर मास लिख दिया तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। चलिए बताइए। अरे डी काहे काहे बोल रहे हो? डी जब बोल दिए कि वो भाई साहब जीरो रहेगा तो डी काहे बोल रहे हो? अगर मैंने मास के बारे में पूछ दिया तो मास के क्या होगा जी? मास का रहेगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रिमेन्स द सेम। अभी मैंने आपको बोले थे कि द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। अभी अभी फार्मूला आपको बताए थे मैंने, एफ इज इक्वल टू होता है जी M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर होता है, बराबर है। ऊपर की चीजें कांस्टेंट है, तो फोर्स जो होता है वो व्युत्क्रमानुपात में होता है आपके आर के स्क्वायर के साथ। तो चलो बताओ इसका आंसर आप क्या करोगे जी? इसका आंसर आप क्या करोगे? जब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज एफ, if the distance between them is reduced to half, the new force will be, नया फोर्स कितना हो जाएगा? चलिए बताइए जी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस है वो आधा हो गया है जी। क्या हो गया है? आधा हो गया। तो ऑब्वियस है 1/1/2 का स्क्वायर कर दीजिए भाई साहब, ये कितना आ जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। माने कि आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। बहुत बढ़िया, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। बहुत बढ़िया सॉल्व कर रहे हो, चलो इसका भी आंसर कर दो। अब यहाँ पे ये जी की वैल्यू बताएंगे। ये जी माने क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे हम सार्वत्रिक या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा?
सोनलाल मुर्मू जी, ऐसा काहे मुंह करे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही उत्तर किया है जी। इसका उत्तर सभी लोगों ने सही किया है। इसका आंसर है आपका नन ऑफ अबाउ। इसका उत्तर क्या है? नन ऑफ अबाउ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर की है ना? सभी लोगों ने सही उत्तर किए, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? नन ऑफ अबाउ। इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोला गया पता है आपको? पता है आपको? क्योंकि ये नहीं बदलता। यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में, चाहे चाहे स्वर्ग लोग जाओ, चाहे नरक लोग जाओ, या कोई तीसरा भी अगर परलोक है भाई साहब, वहां पे चले जाओ, आपको जी का वैल्यू कभी भी नहीं बदलता। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे इसका वैल्यू क्या रहेगा। और उसी तरह से इसकी एसआई इकाई क्या रहेगी, ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसकी वैल्यू और इसकी एसआई इकाई। चलो बताओ, देखते हैं कौन इसका सही उत्तर कर पाते हैं। मैं लिख देता हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसकी वैल्यू है। ये क्या है? इसकी वैल्यू है। और इकाई की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा पता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये उसकी एसआई इकाई हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रहेगा जी? बहुत बढ़िया। तो ये रहेगा आपका उत्तर, और ये रहेगी इसकी वैल्यू, जो कभी भी नहीं बदलेगी, किसी भी हालत में बदलेगी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, या पृथ्वी का नामो निशान अगर मिट जाए, फिर भी इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है? ये किसी भी इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए DSSB मेट्रन वार्डन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कौन सा रहेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। और अब सभी लोग मुझे कॉमन सेंस है कि नहीं इसका प्रूफ दोगे। चलो बताओ, किसके किसके पास कॉमन सेंस है भाई साहब? बताओ कौन गधा नहीं है। चलिए, क्या बोला उन्होंने? आ रहा है, गिर रहा है, और पूरी की पूरा तरह चला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। चलो, ये बात तो तय हो गई कि सभी के पास कॉमन सेंस है, किसी के पास कॉमन सेंस नहीं है। आंसर क्या रहेगा आपका? सफेद रहेगा। क्या रहेगा? सफेद। ब्लैक कौन है? अब बताओ, ये ब्लैक वाले का क्या करे? अब बताओ मौर्या जी, ब्लैक कैसे रहेगा भाईजान, मेरे बताओ। अगर पूरे के पूरे अगर प्रकाश की किरण वो एब्जॉर्ब कर ले, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा पूरे 100%, अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है आने वाली, तब जाकर ये जो कलर है ये एक्चुअली ब्लैक रहेगा। क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए, वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है? माने कि हमारा एटमॉस्फेयर जो इसे गर्म माने कि हॉट रखा जाता है, उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन होता है? आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, कि भाई साहब रेडिएशन होता है? सब लोग इसका भी आंसर करेंगे। रेडिएशन माने कि जिसे विकिरण बोला जाता है। चलो बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका रेडिएशन। क्या रहेगा? रेडिएशन। और यही जो रेडिएशन निकलते हैं, उन रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन बोला जाता है। और उनको रोकने में कौन मदद करता है जी? इनको रोकने में मदद करती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। कौन रोकती है? जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है, वो इनको रोककर हमारे धरती को गर्म रखने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चन लेता हूं। सभी लोग उसके आंसर जो है एकदम फास्ट तरीके से देंगे और बताएंगे उसका उत्तर क्या रहेगा। चलो,
आरआरबी के कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल वाले जो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, यूनिट के ऊपर ये क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है वेट माने कि भार की एसआई इकाई क्या रहेगी? चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, रैपिड फायर शुरू हो गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वेट की इकाई क्या रहेगी? ये रहेगी आपकी किसके बराबर रहेगी? फोर्स के बराबर रहेगी, क्योंकि वेट को भी हम किस में गिनते हैं? इसे गिनते हैं हम न्यूटन में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? न्यूटन में गिनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? दो राशियों की इकाई समान है। अगर मैं प्रेशर और फोर्स बोलता हूं, प्रेशर गिना जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये हो गया आपका न्यूटन, माने कि पहला गलत है। फोर्स गिना जाता है आपके न्यूटन में, और ये हो गया आपका डाइन, और ये भी इसकी सीजीएस यूनिट है, ये ऐसा इकाई है। फोर्स एंड स्पीड हो ही नहीं सकता है, फोर्स एंड वेट, ये आपका सही उत्तर रहेगा। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन द फॉलोइंग विच पेयर डज नॉट हैव द सेम यूनिट। यहां पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी की इकाई समान नहीं है? इकाई समान नहीं है। स्पीड वेलोसिटी समान इकाई है, वो होती है मीटर पर सेकंड। वर्क एंड एनर्जी होती है आपकी जूल होती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर होती है। तो आंसर क्या रहेगा? फिर से ऑप्शन नंबर डी, फोर्स को गिना है न्यूटन में, प्रेशर को गिना जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पे हो गया। चौथा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 का है। फिर बताओ इसका आंसर। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड, गति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या रहेगी? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वो रहेगा आपका मीटर पर सेकंड। इंटरनेशनल यूनिट का मतलब ही आपका ऐसा यूनिट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन खत्म। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। देखो कितने शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है जी? ये आपकी त्वरण की इकाई है, आपकी एक्सेलरेशन की इकाई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई जूल पर सेकंड है? आप बताओ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए जो है डिफिकल्ट रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड किसकी इकाई है? जूल पर सेकंड का ही मतलब होता है वैट। वर्क डन, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है ना। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है, माने कि जूल पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या रहेगा? पावर। पावर क्या आएगा? पावर आएगा। चलो छठवां क्वेश्चन खत्म। सातवां क्वेश्चन, आ जाओ भाई जल्दी से। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ। वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट किसकी इकाई है? ये है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सभी के सभी आंसर डी ही दिए ऐसे लग रहा है ना? सभी के सभी डी ही आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो आठवां क्वेश्चन, इसका भी आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया। भाई साहब किसी ने आरआरबी का फॉर्म भरे है क्या? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। भरा तो जरूर होगा। यहाँ पे जो कुछ बातें जो है आपके ध्यान में आ रहा होगा कि भाई साहब मैक्सिमम आंसर आपका डी ही आ रहा है, और इसका भी उत्तर जो है वो भी डी ही दिया है। क्या रहेगा? डी ही रहेगा, माने कि आरआरबी ग्रुप डी में डी ही ऑप्शन दे रहा है वो। ठीक है, चलो आठवां हो गया। 9th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा जी, ये रहा। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ओहम मीटर किसकी इकाई है जी? ओहम मीटर किसकी इकाई है? चलो बताओ। जी नहीं सरोची, बस जस्ट मैं गेस कर रहा हूं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ओहम मीटर किसकी इकाई होती है? या रेजिस्टिविटी माने कि प्रतिरोधकता की इकाई होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एज ए होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिख देंगे, और उसी तरह से ये बहुत ही बढ़िया सेशन जो है यहाँ पे खत्म करते हैं। संडे के दिन का ये सेशन बहुत बढ़िया लग रहा है, और उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। तो इसी तरह से सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।